शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। सब पे करता है ये भोला शंकर दया, सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिवाय नमो, हरि ओम नमः शिवाय नमो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा
उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। हेलो 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 गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। गुड मॉर्निंग श्रुति, गुड मॉर्निंग लवनीश, गुड मॉर्निंग वत्सल, गुड मॉर्निंग अंशिता, गुड मॉर्निंग नमन। सर कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, जबरदस्त मस्त एकदम रापचिक। भरत कह रहे सर वो गाना चलाओ, राम जी की सेना चली। चलाते हैं। कहाँ कहाँ लेके जाना है सेना को? बताओ कहाँ लेके जाना है? राम जी की सेना चली। मुझे तो भरत के नाम से वो गाना याद आ रहा है, जब रामायण के अंदर भरत नहीं आते थे, वो मतलब जब वनवास का टाइम होता था तो फिर भरत जो है वो श्री राम भगवान की चरण पादुका लेकर अपने सिर पे रखते थे। उस टाइम पर एक भजन चलता था कि राम भक्त ले चला ये राम की निशानी, अखियन पे हाँ में पानी, राम भक्त ले चला ये राम की निशानी। मेरे को तो वो गाना याद आ रहा है आपके नाम से भरत। चलाएंगे, सेना को भी लेके चलेंगे, टेंशन मत लेना जी। ठीक है जी, सेना को भी लेके चलेंगे, सेना को जहां लेके चलना है वहीं लेके चलेंगे जी। हाँ भी चला देंगे, अभी चला देंगे, कल चलाएंगे वो। ठीक है जी। चलो वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट से पहले भगवान जी की प्रार्थना कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपने यार बेसिक सेकंड क्लास है। आज की क्लास भी छोटी होगी, कितनी होगी वो नहीं पता, बट कुछ टॉपिक आज हमें डिस्कस करने। जब वो टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो क्लास नंबर 2 भी खत्म हो जाएगी। फिर कल से फाइनली हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, इनकम टैक्स का जी। हाँ हर्षिल, हेलो 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 हेलो। चलो एक बार सारे बच्चे हाथ जोड़ लो जी फटाफट से। अरे नालायक नमन, अभी क्यों चला दो? मतलब यहाँ गाने सुनने के लिए आए हो क्या? नमन कह रहा है अभी चला दो, राम भक्त ले चलाए राम की निशानी। अभी कल चलाएंगे उसको, ठीक है। एक बार पहले हाथ जोड़ लो सारे बच्चे जी, पहले एक बार प्रार्थना करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। चलो जी, प्रार्थना हमारी कंप्लीट हो चुकी है जी। स्टार्ट करें अपनी क्लास जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। सर कह रहा है फीस इंक्लूसिव है। हाँ बिल्कुल फीस इंक्लूसिव है, चलाएंगे, गाने भी चलाएंगे जी, मुजरा भी करके दिखाएंगे, गाने भी चलाएंगे, सब कुछ करके दिखाएंगे। बट अभी एक बार पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर मुजरा वुजरा बाद में करेंगे जी। ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से, एक बार लास्ट क्लास में कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, लास्ट क्लास में कोई डाउट तो नहीं? वैसे आपको डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि लास्ट क्लास में ऐसा कुछ हमने किया नहीं था। बट एक बार फटाफट से लास्ट क्लास की रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे आज की क्लास जी। ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से, प्लीज़ बातचीत नहीं जी, प्लीज़ बातचीत नहीं। एक बार फटाफट से मुझे लास्ट क्लास की रिवीजन करवा दो जी। क्लास नंबर 1 में हमने कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस की थी। अब कौन कौन सी बातें डिस्कस की थी एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं जी। याद करो लास्ट क्लास में हमने अपना इनकम टैक्स हमने स्टार्ट किया हुआ था, जीएसटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इनकम टैक्स की स्टार्टिंग कल हमने 100वें लेक्चर से की थी।
अभी लेक्चर नंबर 1 इनकम टैक्स का कंप्लीट हो गया। उसमें बेसिक आइडिया होगा कि हमारे सीएस प्रोफेशनल के इनकम टैक्स में और सीएस एग्जीक्यूटिव के इनकम टैक्स में क्या फ़र्क है, वो सारी बातें कल हमने डिस्कस की थी। अब याद करो, कल की क्लास के अंदर मैंने कहा था कि जो हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स है वो हमारे सिलेबस में 30 नंबर का होगा, मतलब हमारे एग्जाम में 50 मार्क्स का नहीं है। और दूसरा फिर एमसीक्यूज बेस्ड पेपर नहीं होंगे, सब्जेक्टिव पेपर होंगे, मतलब वहाँ पे लिखना होगा। अगर प्रोविज़न बनेंगे तो प्रोविज़न लिख के आना होगा, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें सोल्व करके आने, हमें गोले नहीं भरने। फिर मैंने कहा था कि इनकम टैक्स जो हमारे सिलेबस में 30 नंबर का है उसके 2 पार्ट होंगे, एक तो होगा डोमेस्टिक टैक्सेशन, सेकंड वन इज इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब जो डोमेस्टिक टैक्सेशन होगा 15 to 20 मार्क्स का ये वाला होगा, और 10 से 15 नंबर का हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन होगा। अब डोमेस्टिक टैक्सेशन में कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, एक तो बेसिक टैक्स रेट होगा, इंडिविजुअल के टैक्स रेट क्या होंगे, एचएफ के टैक्स रेट क्या होंगे, कंपनी के टैक्स रेट क्या होंगे, फर्म के टैक्स रेट क्या होंगे, क्या सरचार्ज होंगे, क्या एमआर होगा, कैसे सेस लगेगा, कैसे रिबेट मिलेगी, वो सारी बातें आपकी चैप्टर नंबर 1 के अंदर निकल के आती हैं। फिर सेकंड चैप्टर ये निकल के आता है रेजिडेंशियल स्टेटस की, कब कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट बनेगा, कब नॉन रेजिडेंट बनेगा, कब इंडियन सिटीजन बनेगा, कब फॉरेन सिटीजन बनेगा, कब इंडियन ओरिजिन बनेगा, कब इंडियन ओरिजिन नहीं बनेगा, और रेजिडेंट बनने के बाद क्या होगा, नॉन रेजिडेंट बनने के बाद क्या होगा, आरओआर बनने के बाद क्या होगा, आरएनओआर बनने के बाद क्या होगा। ये सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 2 के अंदर निकल के आती हैं। फिर चैप्टर नंबर 3 सबसे मेन चैप्टर टैक्स प्लानिंग वाला चैप्टर निकल गया। टैक्स प्लानिंग हो गया, अवॉइडेंस हो गया, इवेजन हो गया, मैनेजमेंट हो गया। अब प्लानिंग का मतलब मैंने कहा था कि जो गवर्नमेंट ने हमें तरीके बताए हैं, अगर उनको यूज़ करके अगर मैं टैक्स कम करूंगा तो वो सारी बातें प्लानिंग में कवर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एग्जम्पशन अवेल कर ली है, मैंने डिडक्शन क्लेम कर ली है, तो अगर मैं एग्जम्पशन और डिडक्शन को क्लेम करके अगर टैक्स कम करूंगा तो वो सारी की सारी बातें प्लानिंग में कवर होंगी। फिर मैं अगर अवॉइडेंस की बात करूंगा तो अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है कि लॉ बनाने वाले से अगर कोई गलती हो जाती है, उस गलती को हमने पकड़ लिया, उस गलती को यूज़ किया, फिर हमने टैक्स कम किया, तो वो सारी की सारी बातें अवॉइडेंस में कवर होंगी। इवेजन का मतलब चोरी होती है। इट मीन्स अगर आपने लॉ को ब्रेक कर दिया, आपने प्रोविजन को ही ब्रेक कर दिया, जो बातें एक्ट में लिखी हैं आपने उसको फॉलो नहीं किया और फिर आपने टैक्स की चोरी किया, वो सारी की सारी बातें इवेजन में कवर होती हैं। फिर मैंने कहा था मैनेजमेंट का मतलब क्या था, मैनेजमेंट मतलब होता है कि आपने टैक्स के सारे कंप्लाइंस अगर सही टाइम पर पूरे किए होंगे तो वो सारी बातें मैनेजमेंट में कवर होंगी। ये सारी बातें हम जीएसटी के स्टार्टिंग लेक्चर के अंदर भी समझ चुके हैं। अगला फिर हमने कहा था कि कंपनी की टैक्सेशन। अब कंपनी की टैक्सेशन में सिर्फ आपके नॉर्मल रेट नहीं है, जो नॉर्मल रेट होंगे वो तो हमें करने हैं। फिर एक चैप्टर हमारा मैट का होगा कि मैट क्यों लेकर आए, क्या रीज़न था, रेट क्या होंगे, बुक प्रॉफिट क्या होते हैं, क्रेडिट क्या होता है, यूज़ कैसे करेंगे, ये सारी की सारी बातें हमारी मैट के चैप्टर के अंदर होंगी। फिर अगर किसी कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, चाहे वो इंडियन है चाहे फॉरेन कंपनी है, तो मिलने वाला डिविडेंड उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, वो डिविडेंड की टैक्सेशन। अगर कोई कंपनी अपने शेयर बायबैक कर रही है, अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, उस केस में टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, वो भी सारी की सारी बातें आपके यहाँ पे निकल के आती हैं। फिर अगला कॉन्सेप्ट ये निकल के आ रहा है कि अगर पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी की बात करेंगे उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। मतलब नॉर्मल टैक्स तो निकालना समझ में आ गया, बट एएमटी क्या होता है, एएमटी कब एप्लीकेबल होगा, किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, एएमटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगी, क्रेडिट कैसे क्लेम करेंगे, क्रेडिट यूज कहाँ पर करेंगे, ये सारी की सारी बातें आपकी एएमटी के अंदर निकल के आ रही हैं। फिर कुछ स्पेशल प्रोविजन भी हैं फर्म वाले केस में, तो स्पेशल प्रोविजन कौन कौन से होंगे वो सारी बातें भी इस चैप्टर के अंदर आएंगी। अगला फिर मैंने कहा था गार और सार। सार का मतलब होता है कि स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, और गार का मतलब क्या होता है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। अब याद करो, सार का मतलब यह है कि जो लोग टैक्स की अवॉइडेंस करते हैं, उस अवॉइडेंस को रोकने के लिए अगर इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन बन चुका है, उसको प्रोविजन को फॉलो करके अगर हम अवॉइडेंस रोक रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोविजन सार में कवर होंगे। बट ऐसी चीज़ें जहाँ पे अवॉइडेंस हो रही हैं बट उसको रोकने के लिए अभी तक इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन नहीं बना, तो वहाँ पे गार एप्लीकेबल कर देंगे। बट गार की एप्लीकेबिलिटी हर केस में नहीं होगी, कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो गार एप्लीकेबल होगा, नहीं तो गार एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर अगला पॉइंट निकल कह रहे हैं कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है उस पे इनकम टैक्स की टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। फॉर एग्जांपल स्लम सेल हो गया, अमलगमेशन हो गया, मर्जर हो गया, डी मर्जर हो गया, मतलब अगर बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है उस केस में टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, वो सारी की सारी बातें आपकी यहाँ पे निकल जाएंगी। तो ये सिलेबस हमारा था 15 से 20 नंबर का। अब बच्चा ये बात करता है सर फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या होगा। अब अगर मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करूंगा उसमें मेनली आपके 4 टॉपिक कवर होंगे। एक तो कवर होगा ट्रांसफर प्राइसिंग, मतलब अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की है, मान लो इंपोर्ट वाला कोई काम किया, एक्सपोर्ट वाला कोई काम किया, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे करेंगे, वो सारी की सारी बातें टीपी के अंदर निकल के आती हैं। फिर अगला चैप्टर हमारा आ रहा है DTAA, मतलब अगर मान लो मेरी इनकम पर डबल टैक्स लग गया, उस डबल टैक्स को अवॉइड कैसे करेंगे। आज इंडिया के कितने देशों से एग्रीमेंट हैं, जहां जहां DTAA एग्रीमेंट हैं वहां टैक्स कैसे बचेगा, और जहां हमारा एग्रीमेंट नहीं है वहां टैक्स कैसे बचेगा, वो सारी की सारी बातें इस चैप्टर के अंदर आएंगी।
फिर अगर कोई एनआर है उसकी इंडिया में टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, कंप्यूटेशन कैसे होगी इनकम की, रेट एप्लीकेबल कौन से होंगे, वो सारी की सारी बातें आपके यहाँ पे निकल के आएंगी। और फिर एक लास्ट चैप्टर होगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि पोयम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपनी के हाथ में स्टेटस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉरेन कंपनी के हाथ में एनआर कैसे बनाएंगे, वो सारी बातें पोयम कॉन्सेप्ट के अंदर हैं। तो ये सारी बातें हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो 15 मार्क्स तक का ये बन सकता है और 20 या 15 मार्क्स तक का ये बन सकता है, दोनों को मिलाकर 30 नंबर का हमारे एग्जाम में सिलेबस बनेगा। फिर मैंने अमेंडमेंट की बात की थी, मैंने कहा था अमेंडमेंट जो होंगे दिसंबर 22 वाले बच्चे निश्चिंत रहें, जो हम बैच कंप्लीट करेंगे विद फुल अमेंडमेंट करेंगे, सिंगल अमेंडमेंट क्लास पे आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो जून 23 वाले बच्चे हैं उनके भी सेम बैच एप्लीकेबल है। आपको दोबारा से कोई फाइनेंस एक्ट अगर चेंज होगा दोबारा से, ऐसा नहीं कि बहुत चेंज आएंगे, आंसर इज नो। 3 से 4 अमेंडमेंट क्लास आपको देखनी है, बाकी सारा बैच आपका भी सेम ही होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है जी, ठीक है। तो मतलब दिसंबर 22 वाले बच्चे भी निश्चिंत रहें और जून 23 वाले बच्चे भी निश्चिंत रहें, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो अमेंडमेंट्स आएंगी वो दिसंबर 22 वालों को नहीं देखनी होंगी, जो अमेंडमेंट्स होंगी वो जून 23 वालों को देखनी होंगी, और अमेंडमेंट जो होंगी वो दिसंबर के बाद ही आएंगी, जब पूरी अमेंडमेंट जून 23 के लिए आ चुकी होंगी जी, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हमने कंप्लीट की थी। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, तो बेसिक ओवरव्यू हमें समझ में आ गया कि एग्जीक्यूटिव में जो हमने बेसिक बातें की, जो हमने 5 हेड कंप्लीट किए, क्लबिंग किया, सेट ऑफ किया, डिडक्शन किया, एडवांस टैक्स किया, रिटर्न किया, टीडीएस किया, वो अभी भी हमारे सिलेबस में हैं, बट वो मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ, उसका बेसिक ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए। और मैंने कल भी कहा था कि उसके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, और फिर कहूंगा कि अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है एग्जीक्यूटिव का तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे जी, ठीक है जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, इधर देखो, अब प्लीज बातचीत नहीं जी, अब प्लीज बातचीत नहीं। अब एक बात मैंने सोच के बताना जी, सर अवॉइडेंस और इवेजन में क्या डिफरेंस होता है। अभिषेक, अवॉइडेंस का मतलब होता है जैसे मान लो कोई लॉ बनाने वाले ने लॉ बना दिया, उस लॉ में कोई गलती है, लूपहोल है, लूपहोल, उस लूपहोल को हमने ढूंढा और उसको यूज करके अगर हमने टैक्स कम किया तो फिर तो वो होती है अवॉइडेंस। इवेजन का मतलब तो चोरी होता है ना, इट मीन्स एक लॉ बना हुआ है, उस लॉ को ब्रेक कर रहा हूं, मतलब पर्सनल खर्चे मैं बिजनेस के पीएनएल में डेबिट करूंगा तो ये इवेजन है ना। अगर मैंने अपने फादर को इनकम ट्रांसफर कर दी तो वो इनकम मेरी इनकम में क्लब नहीं होगी, ये अवॉइडेंस है। तो अवॉइडेंस का मतलब लॉ में कमी है, उसको यूज करके अगर मैं टैक्स कम करूंगा तो अवॉइडेंस होगा। और इवेजन का मतलब अगर मैं लॉ ही ब्रेक कर दूंगा फिर टैक्स में कम करूंगा, उसको हम इवेजन में कवर करेंगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। चलो अब वापिस आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब हमारी क्लास नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्लास नंबर 2 का जो हमारा टारगेट है ना, अब ये है आज की क्लास का टारगेट, दैट इज लेक्चर नंबर 2। जो आज हमें टॉपिक कवर करने हैं वो आपके सामने छोटे छोटे टॉपिक हैं बस। एक सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे निकल के आ रहा है कि मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब क्या है, एक ये हमें डिस्कस करना है अभी। फिर हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें डिस्कस करना है अभी। फिर इनकम कितनी तरह की होती है ये हमें डिस्कस करना है। टैक्स रेट कितनी तरह के होते हैं ये हमें डिस्कस करना है। उसके बाद फिर रेट कहाँ पर गिवन होते हैं, इट मीन्स अगर कोई आपसे पूछे कि रेट दिए कहाँ पे होते हैं इसको मुझे बताना है। और जो हमारा फाइनेंस एक्ट होता है तो फाइनेंस एक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, किस पार्ट में हमारे इनकम टैक्स के रेट्स होते हैं ये हमें डिसाइड करना है। तो बस ये बातें आज हमें डिस्कस करनी है। टोटल 6 कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं। अगर ये 6 कॉन्सेप्ट हमारे जब खत्म हो जाएंगे तब हमारी क्लास नंबर 2 खत्म हो जाएगी और बेसिक हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा जी, ठीक है जी। चलो इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब एक बार 1 बाय 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला है मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। सर एक बात मैंने सोच के बताना, जब मैं कहता हूं इनकम टैक्स, तो नाम से ही क्या पता लग रहा है भाई। अगर मैंने बोला हेलो भैया, सीधो के बैठो बिल्कुल, नमन नमन नमन, सीधो के बैठो बिल्कुल। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है कि जब मैंने बोला कि मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, वो सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट का डिपार्टमेंट कौन सा है, आईडीटी का डिपार्टमेंट कौन सा है, वो सारे डिफरेंस हम जीएसटी में पहले ही कवर कर चुके हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि इनकम टैक्स का मतलब क्या है। देखो नाम से पता लग रहा है, ऐसा टैक्स जो इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होगा उसको हम इनकम टैक्स बोलेंगे। भाई सिंपल सी बात है, नाम से क्या क्लियर हो रहा है, इनकम टैक्स मींस व्हाट। इनकम टैक्स का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि टैक्स ऑन इनकम, मतलब ऐसा टैक्स जो इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम टैक्स बोलेंगे। अब एक बात मैंने सोच के बताना, आपने बोला सर ऐसा टैक्स जो इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होगा उसको इनकम टैक्स बोलेंगे,
अब इनकम का मतलब क्या भाई, इनकम का मतलब क्या, क्योंकि इनकम की भी तो दो कैटेगरी होती हैं, या तो इनकम होती है ग्रोस टोटल इनकम या इनकम होती है टोटल इनकम। भाई या तो इनकम कौन सी होती है, ग्रोस टोटल इनकम होती है या वो इनकम टोटल इनकम होती है। अब जब आपने मुझे कहा कि सर इनकम टैक्स का मतलब ऐसा टैक्स जो इनकम पर एप्लीकेबल होगा, तो इनकम कौन सी, भाई मैं ग्रोस टोटल इनकम की बात करूं या मैं टोटल इनकम की बात करूं, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन ही है। बच्चा कह रहा है सर जो इनकम 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 मतलब इनकम का मतलब होता है इनकम, यार इनकम तो दो तरह की होती है, सर ने कहा ग्रोस टोटल इनकम और टोटल इनकम, तो इनकम टैक्स किस पर लगेगा, याद करो एग्जीक्यूटिव। सर मुझे ना कुछ बातें आपको रिकॉल करवानी है, तभी हम आगे चल सकेंगे, मुझे याद करके बताओ भाई, जब हमने एग्जीक्यूटिव में सारी बातें डिस्कस की थी तो वहां पर मैंने क्या कहा था कि टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ग्रोस टोटल इनकम पर एप्लीकेबल होगा या टोटल इनकम पर, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल इनकम पर। तो अगर मैं कहूंगा इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा टैक्स जो टोटल इनकम पर एप्लीकेबल होगा उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। मैं एक बार दोबारा बोलूंगा, ऐसा टैक्स जो टोटल इनकम पर एप्लीकेबल होगा उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। ग्रोस टोटल इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगता, ग्रोस टोटल इनकम से टोटल इनकम निकालने के बाद फिर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। चलो ये बात तो क्लियर हो गई, एक बार मुझे दोबारा बताओ इनकम टैक्स का मतलब क्या हो गया। अब आप टैक्स ऑन इनकम नहीं बोलोगे जी, मैं दोबारा बोलूंगा, अब आप टैक्स ऑन इनकम नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, टैक्स ऑन टोटल इनकम। अच्छा एक बात और बताओ, अब एक पर्सन की जो टोटल इनकम है, एक पर्सन की जो टोटल इनकम है उसकी टोटल इनकम कितनी निकल कर आएगी, ये किस पे डिपेंड करता है। भाई मान लो अगर मुझे एक पर्सन की टोटल इनकम निकालनी है, भाई आपने कहा ना इनकम टैक्स मतलब टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो अगर एक क्लाइंट आपके पास आया, आपको उसकी टोटल इनकम निकालनी है, तो टोटल इनकम निकालना किस पर बेस्ड होगा, बताना मुझे। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपकी बात में बिल्कुल एग्री कर रहा हूं जी, बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि टैक्स ऑन टोटल इनकम है, भाई ये बिल्कुल परफेक्ट है, बट एक पर्सन की टोटल इनकम कितनी आएगी ये किस पे डिपेंड करेगा। एक बच्चा कह रहा है सर रिवेन्यू पर डिपेंड करेगा, ओके। नमन ने कहा रिवेन्यू पर डिपेंड करेगा। भरत कह रहा है सर उसकी अर्निंग कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। वत्सल कह रहा है ग्रोस टोटल इनकम और डिडक्शन पे डिपेंड करेगा। क्या बात है यार, इतने पढ़े लिखे बच्चे मेरी क्लास में आ गए हैं, हे भगवान जी आपने तो कमाल ही कर दिया है। आज मंगलवार है ना, 11 रुपये का प्रसाद पक्का आपको। क्या बात है भाई साहब। हर्ष कह रहा है ग्रोस टोटल इनकम माइनस में डिडक्शन। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। मतलब टोटल इनकम कितनी आएगी मैंने ये पूछा है। देखो कुलदीप कह रहा है रेवेन्यू में से खर्चे माइनस कर दो। क्या बात है जी। उसकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, सूरज कह रहा है। दक्ष कह रहा है अर्निंग पे डिपेंड करता है। क्या बात है यार, इतने इंटेलिजेंट बच्चे। नहीं सच्ची एग्जीक्यूटिव सबका क्लियर है। ओ माय गॉड। ओ एक बात मुझे सोच के बताओ, ये जितने नालायकों का झुंड सामने बैठा है जो ये कह रहे हैं ग्रोस टोटल इनकम माइनस में डिडक्शन इज इक्वल टू टोटल इनकम, तो क्या मेरा क्वेश्चन ये है हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम। सर क्या मैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ गया? क्या मैंने ये कहा है टोटल इनकम निकालते कैसे हैं? अगर मैं कहता कि टोटल इनकम निकालते कैसे हैं, फिर आप कहते ग्रोस टोटल इनकम माइनस में डिडक्शन दैट इज टोटल इनकम। मैंने क्या बोला, मैंने कहा टोटल इनकम कितनी आएगी, ये किस पर बेस्ड होता है? सर ये बेस्ड होता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर। नालायकों, रेजिडेंशियल स्टेटस पर। याद कर लो थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव का। आपको वहां पर एक लाइन बोली थी कि टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी। भूल गए क्या? आपको मैंने वहां पर कहा नहीं था कि अगर कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट होगा तो उसकी टोटल इनकम निकालने का तरीका अलग होगा, और अगर कोई इंडिया का एनआर होगा उसकी टोटल इनकम निकालने का तरीका अलग होगा। सर सबसे पहले स्टेटस कैलकुलेट करोगे आप, और टोटल इनकम जो होती है वो रेजिडेंशियल स्टेटस पर ही बेस होती है। इट मीन जब तक किसी पर्सन का, जब तक किसी इंडिविजुअल का हमें स्टेटस नहीं पता होगा, हम उसकी टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? ये जो आपने अपने यहाँ पे कहानी गढ़ी, नहीं ये जो आपने कहानी गढ़ी है, एक बात मुझे सोच के बताना। मतलब एक क्लाइंट आपके पास आया, आप सब कुछ ही घंटों के बाद सीएस बनने वाले हो, भाई कुछ ही घंटे तो बाकी हैं, तो 2 क्लाइंट आपके पास आए। तो एक क्लाइंट ने कहा मैंने यहाँ से इनकम कमाई है, यहाँ से इनकम कमाई है, यहाँ से इनकम कमाई है, तो मेरी टोटल इनकम निकाल दो। तो उसने पूछा मेरी टोटल इनकम किस पर बेस्ड होगी? अरे
तेरी टोटल इनकम किस पर बेस्ड होगी, वाह तेरे को यही नहीं पता, अरे इनकम में से खर्चे माइनस कर दे। दक्ष कह रहा है रेवेन्यू पर बेस्ड होगी, एक कह रहा है ग्रोस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, वो कह रहा है भाई बेस्ड किस पर होगी। उसने कहा भाई इस पर बेस्ड होती है। उसने कहा अच्छा अगर मैं अनार हूं या अगर मैं आर हूं तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीएस साहब, सीएस साहिबा, अगर मैं आर या अनार हूं तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ फर्क तो पड़ेगा। तो भाई साहब मैं यही तो जानना चाह रहा हूं भाई, वो बातें तो अलग हैं, ग्रोस टोटल इनकम में से ये माइनस कर दो, वो बातें तो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होनी है। बट सबसे पहले ये फाइंड आउट करना जरूरी है कि आपका स्टेटस क्या है। तो एक लाइन हमेशा याद रखना, टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन दी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी। दोबारा बोलो ये लाइन, फिर बोलो, टोटल इनकम, बोलो 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 बोलो, टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दिस एसएससी। इट मींस सबसे पहले आप स्टेटस निकालोगे, अगर वो रेजिडेंट होगा उसके बेस पे इनकम कैलकुलेट करेंगे, अगर वो एनआर होगा उसके बेस पे इनकम कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये डिपेंड किस पे करता है, उसकी टोटल इनकम कितनी आएगी, ये डिपेंड करता है रेजिडेंशियल स्टेटस पे। तो अगर मैं टॉपिक नंबर 1 की बात करूं तो टॉपिक नंबर 1 बेसिक सा बस ये क्लियर हो गया भाई, इनकम टैक्स का मतलब। जो कल से लेक्चर नंबर 3 से जो मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, या जो हमने इनकम टैक्स अभी स्टार्ट किया हुआ है, तो अगर कोई पूछे इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है, आप क्या बोलोगे, टैक्स ऑन टोटल इनकम। फिर वो बोलेगा टोटल इनकम किस पे डिपेंड करती है, आप क्या बोलोगे, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। तो सबसे पहले कोई सीक्वेंस बताएगा मुझे, सीक्वेंस। अब क्या सीक्वेंस निकल के आ रहा है, इट मींस अगर मुझे किसी पर्सन का इनकम टैक्स निकालना है, क्या आप मुझे बता सकते हो, अगर मुझे किसी पर्सन का इनकम टैक्स निकालना है तो मुझे क्या चाहिए। पहले मेरे को एक बार लाइव चैट के अंदर लिख के बताओ, अगर मुझे किसी पर्सन का इनकम टैक्स की लाइबिलिटी निकालनी है तो मुझे क्या क्या चाहिए, बताना एक बार जी, जल्दी बोलो मुझे फटाफट से जी। मुझे फटाफट से बताओ, अगर मुझे किसी पर्सन का इनकम टैक्स निकालना है तो मुझे क्या क्या चाहिए जी। अगर मुझे किसी पर्सन का इनकम टैक्स निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, रेजिडेंशियल स्टेटस चाहिए जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे नालायक बच्चों, मेरे बाप, मेरे नोन, मेरे शोन, मेरे भिंडी, मेरे शिमला, मेरा घिया, मेरा कद्दू, मेरा बैंगन कलर का बच्चा, अगर मुझे किसी पर्सन का इनकम टैक्स निकालना है तो मुझे स्टेटस चाहिए। नालायकों, मुझे टोटल इनकम के साथ में रेट ऑफ इनकम टैक्स चाहिए। अगर मैं टोटल इनकम को रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरा इनकम टैक्स निकल के नहीं आ जाएगा। वो तो टोटल इनकम जो है वो डिपेंड करती है कि आपका स्टेटस क्या है। मैंने क्या बोला कि मुझे इनकम टैक्स निकालना है, अगर मुझे इनकम टैक्स निकालना है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे टोटल इनकम चाहिए। टोटल इनकम को मैं रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, रेट ऑफ इनकम टैक्स, और अगर मैं टोटल इनकम को रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा इनकम टैक्स निकल के आ गया ना। अरे सर आप ना कंफ्यूज कर रहे हो, देखो हम एक चीज़ रटते हैं, आप दूसरी चीज़ बोल देते हो, दूसरी रटते हैं आप तीसरी बोल देते हो, तो अब हमें ना ये रटवा दो पहले कि हम कितना रटें, क्योंकि हमें वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा। हाँ मैं तो घुमाऊंगा, मैं बच्चा कह रहा मैं नहीं खेलूंगा, खेलना पड़ेगा, खेलना तो पड़ेगा। देखो मैं अगर खेलने के लिए आया हूँ 2 घंटे के लिए तो आपको भी खेलना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर मुझे इनकम टैक्स निकालना है तो क्या चाहिए, आपने कहा स्टेटस चाहिए। अरे भाई स्टेटस तो टोटल इनकम के लिए चाहिए। स्टेटस किसके लिए, टोटल इनकम के लिए ना। इट मींस अगर मुझे इनकम टैक्स निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है टोटल इनकम को रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरा इनकम टैक्स निकल कर आएगा। ये बात क्लियर है, डन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर मैं टोटल इनकम को रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा इनकम टैक्स निकल के आ जाएगा। अब टोटल इनकम किस पर बेस्ड होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस पर बेस्ड होती है। तो पहले हमें स्टेटस निकालना पड़ेगा, फिर हमें टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी, फिर जो टोटल इनकम आएगी उसके बेस पे रेट एप्लीकेबल करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके मेरा इनकम टैक्स निकल कर आएगा। बस ये बात ध्यान दो जी। तो अब एक बार यहाँ पे चेक करना, देखो नहीं यहाँ पे सबसे पहले देखो टोटल इनकम, देखो टॉपिक नंबर 1 पहले इनकम टैक्स का मतलब क्या है। इनकम टैक्स के लिए क्या चाहिए, टोटल इनकम मल्टीप्लाई टैक्स के रेट चाहिए। तो टोटल इनकम देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इनकम टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम बेस्ड ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस,
किस पर बेस्ड होगी? रेजिडेंशियल स्टेटस पर। तो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? फर्स्ट फाइंड आउट रेजिडेंशियल स्टेटस। हम पहले फाइंड आउट क्या करेंगे? स्टेटस फाइंड आउट करेंगे। उसके बेस पे हम क्या कंप्यूट करेंगे? टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे। और जो फिर टोटल इनकम निकल कर आएगी उसके बेस पे हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर फाइनली कहीं जाकर हमारा इनकम टैक्स निकल कर आएगा। बस ये बात ध्यान दो जी। तो अगर मैं टॉपिक नंबर 1 की बात करूं तो ये टॉपिक नंबर 1 आपके सामने है। मतलब आज अगर मुझे किसी क्लाइंट की, मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे सोनू, आज सुन रहे हो ना मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मुझे टोटल इनकम निकालनी, तो टोटल इनकम निकालने के लिए क्या चाहिए? मुझे स्टेटस चाहिए। स्टेटस चाहिए तो स्टेटस पहले निकालेंगे, फिर आप आर या एनआर बनोगे, उसके बेस पे टोटल इनकम निकालेंगे, टोटल इनकम को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कहीं जाके आपका टैक्स निकल कर आएगा। ये सारी बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो ये बातें हमारी टॉपिक नंबर 1 में निकल के आती हैं कि अगर मुझे इनकम टैक्स निकालना, अयो राम, अगर मेरे को इनकम टैक्स निकालना तो टोटल इनकम को हमें रेट से मल्टीप्लाई करना। टोटल इनकम किस पर बेस्ड होता? रेजिडेंशियल स्टेटस पर बेस्ड होता। तो पहले हम फाइंड आउट क्या करता? रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करता। उसके बाद फिर हम स्टेटस के बेस पे इनकम कैलकुलेट करता, फिर उस इनकम पे रेट लगाता, तब कहीं जाकर हमारा इनकम टैक्स निकल के आता। आपको मेरी बात समझ में आती या नहीं आती? ए बुड़बक कल मैं पता नहीं कौन सी वेब सीरीज देख रहा था, उसमें ये वर्ड बोल रहे, ए बुड़बक। आइयो, ओके सर, हमें समझ में आती। बहुत बढ़िया, तुम्हें समझ में आती तो हम आगे बढ़ सकती ना। ठीक है जी। तो एक बच्चे ने बहुत बढ़िया लाइन बोली है, सर रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो एक फाउंडेशन है। बिल्कुल सही बात है जी, बहुत बढ़िया, उसके बिना हम आगे चल ही नहीं सकते। चलो जी, तो फाइनली अब जाके टॉपिक नंबर 1 हमारा खत्म हो गया जी। ठीक है जी, अब जाके हमारा टॉपिक नंबर 1 खत्म हो गया। हबीबी चलो इधर, हबीबी देखिए, इधर देखिए इधर। आओ जी, टॉपिक नंबर 1 खत्म। यस, टॉपिक नंबर 1 खत्म हो गया। आज के बाद अगर कोई पूछ लेगा कि इनकम टैक्स का मतलब क्या है, तो टैक्स ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस। तो सबसे पहले स्टेटस निकालेंगे, उसके बेस पे इनकम निकालेंगे, फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा इनकम टैक्स निकल के आ जाएगा। ये सारी बातें हमारी खत्म हो चुकी हैं। अब अगला पॉइंट ये निकल के आता है, हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम। की टोटल इनकम कंप्यूट कैसे करनी है। अब मुझे बताओ जी, अब सारे बच्चे बताओ जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल इनकम कंप्यूट कैसे करनी है, तो कंप्यूट करने का तरीका क्या होता है बताना जी। जल्दी बोलो फटाफट से जी। अगर मुझे टोटल इनकम कंप्यूट करनी है, तो टोटल इनकम कंप्यूट करने का तरीका क्या है? कंप्यूट करने का तरीका, अयो राम, कंप्यूट करने का टोटल इनकम बताने, तो टोटल इनकम कंप्यूट करने का तरीका याद करो। अरे अन्ना याद करो ना। अगर टोटल इनकम निकालनी होती तो पहले हम क्या निकालती? पहले हम ग्रोस टोटल इनकम निकालती। ग्रोस टोटल इनकम में से हम माइनस करती डिडक्शन, और फिर हमारी टोटल इनकम निकल के आती। भाई ग्रोस टोटल इनकम में से अगर मैं डिडक्शंस माइनस करूंगा, फिर मेरी इनकम निकल के आ जाएगी। अच्छा, ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकलती है जी? याद करो, ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकलती है? अरे ग्रोस टोटल इनकम, अरे यार याद नहीं आ रहा। एग्जीक्यूटिव आज से बड़े महीने पहले की थी, वो तो भूल चुके हैं। याद करो। कोई बात नहीं सर, ये बेसिक बातें हैं, ये सारी बेसिक बातें। और मैं मान के नहीं चल रहा कि आपने पहले कुछ पढ़ा, बट फिर भी थोड़ा बहुत अगर रिकॉल हो रहा हो, किसी बच्चे को अगर याद हो तो बता सकता है। ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? अरे सर, ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? 5 हेड की इनकम, 5 हेड की इनकम, अरे यार 5 हेड की इनकम प्लस में क्लबिंग ऑफ इनकम, माइनस में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, दैट इज ग्रोस टोटल इनकम। फिर माइनस में कर देंगे डिडक्शन, फिर मेरी टोटल इनकम निकल के आएगी। तो 5 हेड की इनकम प्लस में क्लबिंग ऑफ इनकम, माइनस में लॉसेस, मेरी ग्रोस टोटल इनकम, माइनस में डिडक्शन, फिर मेरी क्या निकल आएगी? टोटल इनकम निकल के आएगी। अब 5 हेड में कौन कौन से हेड होते हैं? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। दोबारा बोलो, नीचे से बोलो, नीचे से। अदर सोर्स,
कैपिटल गेन, पीजीपी, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी। अब स्टार्टिंग से बोलो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। फिर बैक से बोलो, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, पीजीपी, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी। तो ये हमारे 5 हेड निकल के आ रहे हैं। इसमें हम क्लबिंग ऑफ इनकम जोड़ देंगे, लॉस माइनस कर देंगे ग्रॉस टोटल इनकम, फिर माइनस में कर देंगे डिडक्शन, फिर मेरी टोटल इनकम निकल के आ जाएगी जी। ठीक है जी, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। देखो जी टॉपिक नंबर 2 में क्या निकल के आ रहा है। टॉपिक नंबर 2 है हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम। तो 5 हेड की इनकम होती है हमारी, फिर इसमें क्लबिंग जोड़ते हैं, माइनस में लॉस करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, फिर माइनस में करते हैं डिडक्शन। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट मैं जोड़ूंगा। अभी तक आपने डिडक्शंस माइनस की होंगी अंडर चैप्टर 6 से। अंडर चैप्टर 6 से कौन सी होती है? 80C से लेकर 80U तक की ना। याद करो एग्जीक्यूटिव के अंदर मैंने क्या कहा था कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से माइनस करोगे, 80C से लेकर 80U आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। अब इसमें से एक और डिडक्शन माइनस करनी है अंडर सेक्शन 10AA। इसमें से एक और डिडक्शन माइनस करनी है अंडर सेक्शन 10AA। और जब वो दोनों माइनस करोगे ना, फिर कहीं जाके मेरी टोटल इनकम निकल के आएगी। बस ये बात ध्यान दो जी। तो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। देखो यहाँ पे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, मतलब 80C से लेकर 80U ये माइनस करोगे, और फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA ये भी माइनस करोगे, फिर कहीं जाके मेरी टोटल इनकम निकल जाएगी। ये इनकम निकालने का तरीका होता है जी, मतलब ये मेरी इनकम निकालने का तरीका होता है। इट मीन्स अगर मुझे टोटल इनकम निकालनी है तो पहले मुझे 5 हेड की इनकम, प्लस में क्या करना पड़ेगा? क्लबिंग ऑफ इनकम, माइनस में क्या करना पड़ेगा? लॉस करना पड़ेगा। मेरा क्या निकल गया? ग्रॉस टोटल इनकम, फिर माइनस में डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, और माइनस में डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, फिर कहीं जाके मेरी टोटल इनकम निकल के आएगी जी। ये सारी बातें आपकी निकल के आती हैं। क्लियर है? ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है। तो टॉपिक नंबर 1 में हमारा क्या सीखा? टॉपिक नंबर 1 में इनकम टैक्स का मतलब क्या है वो हमने सीखा। टॉपिक नंबर 1 में जो इनकम टैक्स टोटल इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो टोटल इनकम को फाइंड आउट कैसे करते हैं वो हमने सीखा है जी। ठीक है जी। तो टोटल इनकम निकालने का तरीका 5 हेड की इनकम, प्लस में क्लबिंग, माइनस में लॉस, ग्रॉस टोटल इनकम, माइनस में डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, और माइनस में डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। तो मेरी टोटल इनकम कंप्यूट हो जाती है जी। और उसी टोटल इनकम पर टॉपिक नंबर 1 में जो हमने निकाला है उसकी टोटल इनकम में फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे जी। कोई दिक्कत तो नहीं है जी। तो इस तरह से आप टोटल इनकम निकालते हैं। और 5 हेड कौन कौन से हैं वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। अच्छा, वैसे मेरी क्लास में कोई बच्चा इंटेलिजेंट है? बताना एक बार, इंटेलिजेंट कौन कौन है? बताओ एक बार लिख के बताओ लाइव चैट के अंदर, जल्दी बताओ, शाबाश। हेलो 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 भैया, बताओ लिख के, कौन कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है? सारे बोलेंगे अपने आप को, देखना सारे बोलेंगे। आपको मैं दिखाता हूं, सारे बोलेंगे अपने आप को। देखो, यस सर मैं हूं। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो ये बोलेगा कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं सर, मैं नालायक बच्चा हूं। ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। मतलब सब में अहंकार इतना भरा पड़ा है ना। मैं तो इतनी भरी पड़ी, देखो सारे देख लो, सारे ऐसा कर रहे हैं नालायक कहीं के। देखो सारे कह रहे हैं मैं। मतलब ऐसा कोई बच्चा है जो कह रहा हो कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं? सारे बच्चे कह रहे हैं सर मैं इंटेलिजेंट हूं। क्या बात है यार। अच्छा, एक बात मुझे सोच के बताओ, आप जितने बच्चे भी इंटेलिजेंट मेरे सामने बैठे हैं, आपने मुझे 5 हेड के नाम बताए थे। कोई बताएगा वो 5 हेड जो हमारे स्टार्ट कहां से होते हैं और खत्म कहां से होते हैं? कोई बताएगा कि वो 5 हेड जो है वो स्टार्ट कहां से होते हैं, खत्म कहां से होते हैं? मतलब सैलरी का चैप्टर किस सेक्शन से स्टार्ट होता है और किस सेक्शन पे खत्म होता है? याद आ रहा है जी? सैलरी स्टार्ट कहां से होता है? सैलरी अरे यार, कोशिश करो, कोई बात नहीं। सैलरी जो है, सैलरी स्टार्ट कहां से होता है? सैलरी नाले को याद कर लो। सैलरी सेक्शन 15 से लेके 17 तक के 24 सेक्शन है वो सारे सैलरी के होते हैं। हाउस प्रॉपर्टी जो है 22 से लेके 27 तक के सारे सेक्शन हाउस प्रॉपर्टी के होते हैं। पीजीपी जो है सेक्शन 28 से लेकर 44 डीबी के सारे सेक्शन पीजीपी के होते हैं। कैपिटल गेन जो है 45 से लेके 55 कैपिटल ए तक सेक्शन कैपिटल गेन के होते हैं। और 56 से लेके 59 तक जो भी सेक्शंस होते हैं वो सारे के सारे अदर सोर्स के होते हैं। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा के अंदर बोलूं, सेक्शन 15 से लेके 59 तक के जितने भी सेक्शन है
सेक्शन 15 से लेके 59 तक के जितने भी सेक्शंस है ना, ये सारे के सारे 5 हेड के हैं। सैलरी 15 to 17, हाउस प्रॉपर्टी 22 से लेकर 27, पीजीपी 28 से लेकर 44 डीबी, कैपिटल गेन 45 से लेकर 55A और अदर सोर्स 56 से लेकर 59। कोई बताएगा इसमें कुछ सेक्शन मिसिंग है, कौन कौन से मिसिंग है, एक बार बताना जी। इसमें कुछ सेक्शन मिसिंग है, बताओ कौन कौन से मिसिंग है, बताओ जी। जल्दी बोलो, हाँ नहीं फटाफट से बोलो, इसमें कौन कौन से सेक्शन मिसिंग हैं, मेरे को बताओ कौन कौन से सेक्शन मिसिंग हैं, कौन से मिसिंग है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेक्शन नंबर 18 to 21 अगर आप चेक करोगे, 18 to 21 चेक करोगे तो ये सेक्शन मिसिंग है आपके जी। अगर आप 18 to 21 चेक करोगे ये आपके मिसिंग है। 18, 19, 20, 21। हेलो हेलो वत्सल, वत्सल इधर आओ, इधर आओ, आगे आओ, इधर इधर आओ नालायक। ओए 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 इधर आओ। ये सेक्शन 39, एक मिनट को यार मैं चश्मा साफ कर लूं। 39 मुझे लग रहा था 28 से लेके 44 डीबी, 28 से 44 के बीच में 39, नहीं 39 बीच में नहीं आता। ओ सॉरी 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 वत्सल, मैंने आपको गुस्सा किया। 28 से 44 के बीच में 39 नहीं आता। 39, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 के बाद 40, 38, 40, 41। अच्छा 39 आता नहीं बीच में, 39 नहीं आता है, नहीं आता ना 39, नालायक। सर 39 पीजीपी के अंदर आ तो रहा है, 18 से 21 मिसिंग है, 18 से 21 मिसिंग है। 18 to 21 सेक्शन जो है ना बस ये मिसिंग है, ठीक है जी। सेक्शन नंबर 18 से लेके 21 जो है बस ये मिसिंग है। अच्छा ये मिसिंग पता क्यों है? जो बच्चे एग्जीक्यूटिव अगर मुझसे पढ़े होंगे तो उनको पता होगा, जो एग्जीक्यूटिव मुझसे नहीं पढ़े होंगे शायद उनको भी पता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी टीचर ने पढ़ाया नहीं होगा, सब टीचर बढ़िया होते हैं सर, सब टीचर एक्सपर्ट होते हैं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, बट मे बी शायद हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो या उन्होंने पढ़ाया हो, आपने को नहीं पता हो। 18 से 21 एक जमाने में हुआ करते थे। इनकम टैक्स में ना पहले ना 5 हेड नहीं होते थे, इनकम टैक्स में एक जमाने में 6 हेड होते थे और छठे हेड का नाम होता था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। छठे हेड का नाम क्या था? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। और उसकी हत्या कर दी गई, उसकी आत्मा जो है आज वो अदर सोर्स के अंदर है। तो सेक्शन 56 से लेकर 59 तक जो भी सेक्शंस है ना वो सारे के सारे अदर सोर्स में, 18 to 21 भी। तो एक छठा हेड था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का, एक छठा हेड था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का। अब वो हेड खत्म हो चुका है, वो हेड हमारा 18 to 21 तक था, उसकी आत्मा जो है अब वो अदर सोर्स के अंदर है, इसलिए आज इनकम टैक्स में 5 ही हेड हैं। तो 18 to 21 ये नहीं है कि हमारे सिलेबस में नहीं है, वो एक्ट में ही खत्म हो चुके हैं और उसकी हत्या करके उसकी आत्मा जो है वो अदर सोर्स में डाल दी गई है जी। ये इसका क्रक्स है जी, ठीक है। तो अगर आपको पता था तो वो अच्छी बात है, नहीं पता था तो ये सारी बातें आपको एक ही जगह पता लगती हैं। वो हारे का सहारा बाबा शाम हमारा, सीएस के बच्चों का प्यारा विवेक गाबा हमारा। ओ माय गॉड, इधर देखो ध्यान से, ठीक है, डन है जी। तो मतलब 5 हेड आपके हैं जी। 5 हेड मैंने सेक्शन आपको इसलिए बताया कि आपके दिमाग में क्लिक हो, क्योंकि ना इसके बाद पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, आप सीएस बन जाओगे। और सीएस बनने के बाद अगर किसी बच्चे ने पूछ लिया कि दीदी 18 to 21 कहाँ है, तो अब उन्हें क्या बताओगे? तो 18 to 21 सेक्शन एक्ट से ही खत्म हो चुके हैं, अब वो अदर सोर्स के अंदर मर्ज हो चुके हैं, बस ये बात ध्यान दो जी। डन है जी, चलो वापिस आओ जी। अब हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम, तो 5 हेड ऑफ इनकम प्लस में क्लबिंग ऑफ इनकम माइनस में लॉस, ग्रोस टोटल इनकम माइनस में डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से और माइनस में डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, ये आपकी टोटल इनकम निकल के आ रही है जी। ये आपका टॉपिक नंबर 2 खत्म हो गया जी, ठीक है जी। ये आपका टॉपिक नंबर 2 खत्म हो गया। अब जाके हमारा टॉपिक नंबर 2 खत्म हो गया, हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम। लो जी, टॉपिक नंबर 2 पे भी टिक कर देता हूं। अब टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं जी। अब टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं। अब टॉपिक नंबर 3 देखो क्या रही, टाइप्स ऑफ इनकम। तो बताएगा इनकम कितनी तरह की होती है भाई। जो ये टोटल इनकम आपने निकाली है, ये टोटल इनकम कितनी तरह की होती है? तो देखो बातें छोटी छोटी हैं, ये नहीं है कि ये प्रोफेशनल के एग्जाम में पूछेंगे, बट ऐसी ये बेसिक बातें होती हैं। मैंने कहा ना, अगर इसके बाद अगर सीएस बन गए उसके बाद ये बातें को पढ़ने को नहीं मिलेंगी जो भी पढ़ने को मिलेंगी।
प्रोफेशनल में टैक्स का मतलब ही क्या है कि जीरो से लेके टॉप लेवल तक आपको सब कुछ पता हो। तो मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं इनकम जो है टैक्सेबल इनकम, ये टैक्सेबल इनकम कितनी तरह की होती है, कौन कौन सी होती है जी? क्या बात है, बहुत बढ़िया दक्ष, वेरी गुड सर। दो तरह की होती हैं, उर्वशी, अदिति, अंशिता, पूजा, तनीषा, सब कह रहे हैं दो तरह की होती हैं। कोई बताएगा दो तरह की कौन कौन सी होती हैं? भाई टोटल इनकम जो आपने कहा दो तरह की होती हैं, वो दो तरह की कौन कौन सी होती हैं? मुझे नाम भी बता दो, एक बार नाम बता दो। हैं? अरे यार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है जी? नहीं, डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है? वैसे सही बताऊं तो मैं तो आपको इंटेलिजेंस समझ रहा था। एक बार बताना डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है? डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है? बहुत बढ़िया, हर्षिल कह रहा है रिवेन्यू और कैपिटल। बहुत बढ़िया हर्षिल, वेरी गुड। अरे नालायको, मेरा ना सही बताऊं इस टाइम ऐसा मन कर रहा है ना कि अगर मुझे भगवान एक बार मिस्टर इंडिया वाली घड़ी दे दे और मैं यहां से बटन दबा के आपके घर में पहुंच जाऊं और आपके कान पकड़ के 2 मिनट वापिस आ जाऊं ना, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। सर वो टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यार ये क्या कर रहे हो आप? कर क्या रहे हो? प्रोफेशनल के बच्चे हो ना? एक मिनट रुकना, मैं देख लूं। मैं प्रोफेशनल के बच्चे बैठे हैं ना यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव वाला लाइव सेशन ऑन तो नहीं हो गया? अप्पा डप्पा डप्पा, अप्पा अप्पा डप्पा, अप्पा अप्पा डप्पा। नालायको, मैं कह रहा हूं इनकम कितनी तरह की होती है, बच्चा कह रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। मैं कह रहा हूं इनकम कितनी तरह की होती है, बच्चा कह रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। एक बच्चा कह रहा है लीगल और इलीगल इनकम होती है, एक बच्चा कह रहा है रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट होती है। तो इससे मुझे पता लग रहा है, शुक्र है भगवान का कि मैंने क्लास नंबर 2 रख ली बेसिक बातों के लिए। नहीं तो ठन गोपाल था। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के सामने बेइज्जती करवाते आप मेरी। बोलते टैक्स किससे पढ़ रहे हो? अरे विवेक सर से पढ़ रहे हैं। अच्छा, इनकम कितनी तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भूल के मत पढ़ना विवेक सर से, अगर वो ये सिखाते हैं तो। नालायक कहीं के। एक और आ गया, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। एक और आ गया, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। बच्चा कह रहा है मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी आंसर दूंगा टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। इधर देखो ध्यान से। सर टोटल इनकम जो होती है वो दो तरह की होती हैं, एक तो होती है नॉर्मल इनकम, एक होती है स्पेशल इनकम। एक होती है नॉर्मल इनकम, एक होती है स्पेशल इनकम जी। अब जो नॉर्मल इनकम होती है उसको हम बोलते हैं जनरल इनकम, नॉर्मल इनकम या जनरल इनकम। और दूसरी इनकम जो होती है उसको हम बोलते हैं स्पेशल इनकम। है? नहीं, सच्ची? मतलब ये इनकम दो तरह की होती है? सर ये तो आपने एग्जीक्यूटिव में नहीं पढ़ाया था ना। ये तो आपने फिर गलत बात कर दी, मैंने पढ़ाया था। अगर कोई बच्चा मेरे से एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा है, एक बार नोट्स ओपन करके देख लेना। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने लिखवाया हुआ है कि इनकम की दो कैटेगरी होती है, नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम। अब नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम, एक बात मैंने सोच के बताओ, याद करो कुछ ऐसा आपने किया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ लॉन्ग टर्म, हाँ ओह माय गॉड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हाँ। कैजुअल इनकम, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, हाँ सर किया था। याद आ रहा है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 111 वाले, कैजुअल इनकम, ये सारी की सारी इनकम कौन सी होती हैं? ये सारी इनकम स्पेशल इनकम होती हैं। अरे नालायकों, ये किया था नहीं किया था? समझन लाग रहे क्या मेरी बात? अरे मैं क्या कहना लाग रहा के पल्ले पड़ रही के बात तारे कि इनकम दो तरह की होवे, एक तो नॉर्मल इनकम होवे, एक स्पेशल इनकम होवे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, डिविडेंड की इनकम हो गया, अपना लॉटरी की इनकम हो गया, अपना अनएक्सप्लेन इनकम हो गया, अपना ब्लैक मनी वाली इनकम हो गया। सारी की सारी स्पेशल इनकम होती हैं। और दूसरी इनकम कौन सी होती है? नॉर्मल इनकम होती है। मान लो बिजनेस की इनकम है, नॉर्मल इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, नॉर्मल इनकम है। बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले, 112A वाले, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले, बैटिंग, लॉटरी, गेटिंग, गैम्बलिंग की इनकम, वो सारी स्पेशल इनकम होती है। हाँ किया था, अब याद आ गया। ओ माय गॉड, देवा रे देवा, अब याद आ गया। अब हमें याद आ गया सर, इनकम दो तरह की होती हैं, एक तो आपकी होती है नॉर्मल इनकम, एक आपकी होती है स्पेशल इनकम। अच्छा कोई बताएगा इस इनकम को हम बाइफरकेट क्यों कर रहे हैं?
मतलब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये वाली इनकम नॉर्मल इनकम है, ये वाली इनकम स्पेशल इनकम है, ऐसा बाइफर्केशन क्यों, बताना एक बार मुझे। बताओ, मतलब ये बाइफर्केशन क्यों जरूरी है। बुड़बक, बुड़बक। नहीं नहीं, सारे अच्छे बच्चे हैं, मैं नोनू, हाँ मेरा बच्चा हो, मेरा बाबू। ठीक है जी, बुड़बक मेरे को पता ही नहीं क्या होता है। बुड़बक बुरा वर्ड तो नहीं होता, गाली वाली तो नहीं होती। नहीं, मैंने तो वैसे बोल दिया, कल मेरे को अच्छा लगा उसकी लैंग्वेज में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, वेरी गुड। अब आपका दिमाग थोड़ा सा ट्रैक पे आ गया है। बच्चा कह रहा है क्योंकि ना दोनों में रेट अलग होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म, को बताएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या रेट होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या रेट होता है जी। अच्छा, बुड़बक मतलब लल्लू, अच्छा वाला नालायक, हाँ तो फिर बोल सकते हैं, बुड़बक भी बोल सकते हैं नालायक की जगह। नहीं नहीं सर, नालायक बोलना, हमारे पापा गुस्से में आ गए हैं आपको देख के। जैसे आपने बोला ना बट बुड़बक, पापा कह रहे ओए ओए गाबा, बच्चे को बुड़बक बोल दियो, नालायक बोल दियो, क्योंकि नालायक मुझे भी अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20%, नहीं नहीं नहीं, आप फिर गलत कह रहे हो, आप फिर गलत कह रहे हो सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर क्या रेट लगेगा, आप ये कहो सर वो डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन से हैं। याद आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले 20% से होते थे, और एक 112 कैपिटल ए है जो 10% वाले भी हैं, वो शेयर्स वाले, लिस्टेड सिक्योरिटी वाले, एसटीडी पे किया, 1 लाख तक एग्जम्प्ट होते हैं, 1 लाख के बाद टैक्सेबल होते हैं। याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है ना। तो बस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% भी, 20% भी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पर क्या रेट था, 15%। कैजुअल इनकम और लॉटरी की इनकम पर क्या रेट था, 30%, अगर आपको याद आ रहा हो। अब सोच के बोलना, ये इनकम बाइफर्केशन क्यों की, क्योंकि दोनों पे रेट ऑफ टैक्स अलग है। अब अपने बोल देना, जब आपने बोला इनकम दो तरह की होती हैं, तो टॉपिक नंबर 4 अपने आप खत्म कर दो, टैक्स रेट भी फिर कितनी तरह के होते हैं, जल्दी बोल दो, फिर बोल दे यार, शाबाश यार शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, मजा आ गया सर। आज मैं कह रहा हूं क्लास नंबर 2 इनकम टैक्स में ना मजा आ गया बेसिक पढ़ाने में, सही बता रहा हूं। मुझे फटाफट से बोल दो, अगर इनकम दो तरह की है तो टैक्स रेट भी कितनी तरह के होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितने तरह के होते हैं सर, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से रेट होते हैं, कौन कौन से, एक तो नॉर्मल रेट हो गया और एक स्पेशल रेट हो गया, एक तो नॉर्मल रेट हो गया और एक स्पेशल रेट हो गया। नॉर्मल रेट का मतलब क्या हो गया, जो नॉर्मल एप्लीकेबल होते हैं, स्लैब रेट हो गया। मान लो जो आपके इनकम टैक्स में अलग अलग रेट लगते हैं, स्लैब रेट लगते हैं, वो सारे नॉर्मल हैं। और स्पेशल रेट कौन से हो गया, लॉन्ग टर्म गेन पर 20% हो गया, 10% हो गया, शॉर्ट टर्म पर 15 हो गया, लॉटरी पर 30 हो गया। कोई बताएगा स्पेशल रेट की क्या खासियत है, जल्दी बोल दो मुझे फटाफट से। स्पेशल रेट की क्या खासियत है, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं मुझे ये आंसर दें, स्पेशल रेट की खासियत क्या, खासियत। स्पेशल रेट की खासियत क्या, खासियत, वो फ्लैट लगता है, फ्लैट, वो फ्लैट लगता है, सीधा लगता है, सीधा सीधा कैसे, ऐसा, मतलब सीधा कैसे लगता है, ऐसे ऐसे लग जाएगा एकदम। और वो स्लैब रेट ऐसे ऐसे करके टेढ़ा लगता है, कैसा लगता है, जैसे आप कह रहे हो सीधा लगता है बिल्कुल। अच्छा एक बात मुझे बताना, जैसे मान लो कंपनी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाए और इंडिविजुअल ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाए, तो क्या दोनों पर सेम रेट लगेगा या अलग अलग लगेंगे, बस मेरे को ये बता दो जल्दी। अयो रामा, आप मुझे नहीं बताते तो मुझे बुरा लगता है। अगर कोई कंपनी और अगर कोई इंडिविजुअल दोनों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते तो दोनों पे सेम रेट लगाते या अलग रेट लगाते, जल्दी बोलो। सेम रेट लगाते, यस यस यस, अब बिल्कुल सही बोला आपने, अब बिल्कुल सही बोला सर, सेम लगाते। इट मींस अगर कोई कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाएगी तो रेट सेम लगेगा। अच्छा अगर नॉर्मल रेट की बात करता, तो इंडिविजुअल अगर कोई इनकम कमा रहा है नॉर्मल इनकम, या कंपनी अगर नॉर्मल इनकम कमा रही है, तो नॉर्मल रेट दोनों के सेम होंगे या दोनों के अलग होंगे, बताना मुझे। नॉर्मल रेट दोनों के सेम होंगे या दोनों में अलग होंगे, बताओ।
बताइए ना। बहुत बढ़िया, अलग अलग होंगे ये। अब आपके लिए क्लैपिंग बनती है भाई, पूरी क्लास के लिए क्लैपिंग बनती है। आप अब बात को पकड़ गए हो कि स्पेशल रेट अलग क्यों किए, क्योंकि वो सब पे सेम होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, कोई भी है, रेट सेम एप्लीकेबल होंगे। जबकि जो नॉर्मल रेट होंगे वो अलग अलग रेट एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि वो इंडिविजुअल में अलग होंगे, कंपनी में अलग होंगे, फर्म में अलग होंगे, वो सब केस में अलग अलग एप्लीकेबल होंगे, बस ये बात ध्यान दो। जबकि स्पेशल रेट जो होंगे, स्पेशल रेट सेम एप्लीकेबल होंगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। मेरी बातें पल्ले पड़ती हैं जी। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ। टॉपिक नंबर 2 तो हमारा हो गया। टॉपिक नंबर 3 देखो। अब टॉपिक नंबर 3, टाइप ऑफ टोटल इनकम दो तरह की होती है, नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम। और स्पेशल इनकम के ब्रैकेट में आप एग्जांपल लिख सकते हो अगर आपको लिखने हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A हो गया, ठीक है। उसके बाद कैजुअल इनकम हो गई। तो ये सारी इनकम जो होती हैं ये होती हैं स्पेशल इनकम। फिर आपके टाइप्स ऑफ रेट कौन से होते हैं, नॉर्मल और स्पेशल। तो नॉर्मल में आपके नॉर्मल स्लैब रेट हो गए एक तरह के, जो नॉर्मल स्लैब रेट हो गए ये तो आपके हो गए नॉर्मल। और स्पेशल रेट में वही LTCG 112 जो है वो 20% है। फिर 112A जो है वो 10% है। इस तरह से आपके स्पेशल रेट एप्लीकेबल होते हैं जी, ठीक है जी। तो रेट एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा, अब ये तो हमें पता लग गया भाई, नॉर्मल इनकम भी अलग होती है और स्पेशल इनकम भी अलग होती है, और स्पेशल रेट भी अलग होते हैं, नॉर्मल रेट भी अलग होते हैं। तो इनकम की भी दो कैटेगरी होती है और टैक्स रेट की भी दो कैटेगरी होती है। ये कॉन्सेप्ट भी हमारा खत्म हो गया। अब आप में इसको ये बता सकता है कि जो ये रेट होते हैं, ये रेट हमें दिए कहाँ पे होते हैं। मतलब रेट जो है टॉपिक नंबर 5, हाँ टॉपिक नंबर 5 पे आओ जी। ये रेट हमें कहाँ पे दिए होते हैं बताओ जी। अगर मैं रेट की बात करता हूं तो रेट हमें कहां पर दिए होते हैं, किस जगह पे रेट हमें दिए होते हैं, बताना एक बार जी, जल्दी बताओ फटाफट से जी। फाइनेंस एक्ट हो गया, बहुत बढ़िया। इनकम टैक्स एक्ट हो गया, फाइनेंस एक्ट हो गया, फाइनेंस एक्ट हो गया, फाइनेंस एक्ट हो गया। फाइनेंस एक्ट में दिए होते हैं। हर्षिल कह रहे इनकम टैक्स में दिए होते हैं। ओके, अंशिता कह रही है फाइनेंस एक्ट में दिए होते हैं। ओके 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 ओके। अच्छा एक बात बताओ, एक क्लाइंट मेरे पास आया, क्वेश्चन सुना, क्वेश्चन क्लाइंट का। तो क्लाइंट मेरे पास आया, जैसे मान लो मैं क्लाइंट हूँ और सामने ना ये सब बैठे हैं, ये सब बच्चे CS बन चुके हैं, ये टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं इनके पास आया, तो मैंने बाहर पहले घंटी बजाई, मैं कहा टिंग टोंग, तो आपने कहा यस कम इन। तो मैंने कहा हेलो सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू। तो आप बैठिए प्लीज़, बैठिए आप। तो मैंने कहा छोटू एक, यार छोटू नहीं मतलब राजू, एक अपना गिलास पानी का पिलाओ इनको। अब पानी का गिलास पिया। तो मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से। मैंने कहा सर मेरे ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एक तो रेट क्या होते हैं वो बता दो, और वो रेट गिवन कहाँ पर होंगे ये भी बता दो। मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे रेट क्या होते हैं वो बता दो, और रेट गिवन कहां पर होते हैं ये बता दो। अब सारे बच्चे मुझे आंसर दे, क्योंकि सब बच्चे CS बनने वाले हैं, कुछ ही घंटे बाकी हैं। जितने बच्चे सामने बैठे हैं सब बच्चे CS बनने वाले हैं। सारे बच्चे CS बनने वाले हैं, कुछ ही घंटे बाकी हैं। मुझे आंसर दें, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मैं रेट पूछूं और वो रेट दिए कहां पर होंगे ये बताना, तो बताओ क्या होगा जी आंसर, बताना एक बार। गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट और 10 और 20%। ओके, एक आंसर आ गया जी। फाइनेंस एक्ट से रेट पता लगेगा, नेहा कह रही है। अरे यार भरत मजे मत लो। स्पेशल रेट गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट, बहुत बढ़िया। फाइनेंस एक्ट, कुलदीप कह रहे कुलदीप कह रहे फाइनेंस एक्ट। अब ये जितने बच्चे भी फाइनेंस एक्ट वाले हैं ना, ये सारे बच्चे नालायक बच्चे हैं। मतलब इससे मुझे पता लग रहा है कि कुछ बेसिक बातें ना आपकी मिस हो गई थी एग्जीक्यूटिव के अंदर। अब जो रेट होते हैं वो रेट गिवन कहाँ पे होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो रेट कौन से हैं। सर अगर वो नॉर्मल रेट होंगे, नॉर्मल इनकम होगी, नॉर्मल रेट होंगे, तो वो आपके फाइनेंस एक्ट में गिवन होते हैं। और जो आपकी स्पेशल इनकम होती है उस पर स्पेशल रेट होते हैं ना, वो आपके इनकम टैक्स एक्ट में गिवन होते हैं। बस ये बात ध्यान दो। तो अगर मैं नॉर्मल इनकम की बात करूंगा, मान लो मेरी नॉर्मल इनकम है, उसमें नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है, तो फाइनेंस एक्ट में गिवन होगा जी।
वो फाइनेंस एक्ट में गिवन होगा। बट अगर मैं स्पेशल इनकम की बात करूंगा या स्पेशल रेट की बात करूंगा तो स्पेशल रेट जो होंगे ना वो आपके इनकम टैक्स एक्ट में गिवन होंगे, बस ये बात ध्यान दो। तो ये दोनों बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सर बातें, बच्चा कह रहा है सर ये क्यों करा रहे हो आप हमें, नहीं क्या हमारे एग्जाम गोले भरने वाले हैं क्या? मैंने को पहले भी कहा प्रोफेशनल के बाद, सीएस बनने के बाद आपको टैक्स पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, आप दोबारा से क्लास परचेज नहीं कर पाओगे, आपको शर्म आएगी, आपको गिल्ट फील होगी कि आपको छोटी छोटी बातें नहीं पता। और तभी मैंने 2 क्लास क्यों रखी? सर मेरे तो 2 लेक्चर वेस्ट आ रहे हैं ना, मैं तो चाहूं तो लेक्चर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करूं, मेरा टाइम भी बचेगा। बट क्यों बेसिक बातें मुझे बतानी है कि ऐसा ना हो कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा पूछ रहा हो उसको आंसर ही नहीं दे पा रहे। तो आपको मैं रिकॉल करवाने की ट्राई कर रहा हूं जी। एग्जीक्यूटिव में सारी बातें मैंने क्लास में करवाई थी ये वाली, बट वो आप भूल चुके हो तो मुझे वो रिकॉल करवानी है, ठीक है जी। तो आपके स्पेशल रेट जो होते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में गिवन होते हैं, स्पेशल रेट, और जो नॉर्मल रेट होते हैं वो फाइनेंस एक्ट में गिवन होते हैं, ठीक है जी। तो रेट जो गिवन होते हैं देखो यहाँ पे, तो रेट हमारे गिवन होते हैं। देखो रेट, अगर मैं नॉर्मल रेट की बात करूंगा तो फाइनेंस एक्ट में गिवन होते हैं, अगर मैं स्पेशल रेट की बात करूंगा तो वो इनकम टैक्स एक्ट में गिवन है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो रेट हमारे यहां पर गिवन होते हैं जी, रेट हमारे यहां पर गिवन होते हैं, बस ये बात ध्यान दो। डन है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं जी, पक्का पक्का। चलो अब एक बार आओ जी, अब एक बार टॉपिक नंबर 6 पे आओ जी। अब एक बात बताओ, पहले ये बताओ किसने सुना है फाइनेंस एक्ट का नाम, किसने सुना है जी? फाइनेंस एक्ट का नाम किसने सुना है? किसने फाइनेंस एक्ट का नाम सुना हो बताना मुझे, जल्दी बताओ, किसने फाइनेंस एक्ट का नाम सुना हुआ? किसने? सबने सुना हुआ है जी, सबने सुना हुआ, बहुत बढ़िया, 1 मिनट, सबने सुना हुआ। कोई बताएगा फाइनेंस एक्ट के कितने पार्ट होते हैं, मतलब फाइनेंस एक्ट में कितने पार्ट होते हैं जी? हाँ जी, फाइनेंस एक्ट के कितने पार्ट होते हैं, कोई बताएगा जी? टोटल फाइनेंस एक्ट के कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट? कोई मुझे बताना चाहता हो जी? 4 पार्ट होते हैं, बहुत बढ़िया, 4 पार्ट होते हैं। अच्छा, हमारे इनकम टैक्स के रेट कहां पे गिवन होते हैं? रेट कौन से पार्ट में गिवन होते हैं हमारे? अगर मैं रेट की बात करूंगा तो रेट जो इनकम टैक्स के होते हैं वो कौन से पार्ट में गिवन होते हैं? पार्ट नंबर 1 में, पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर 3 में या पार्ट नंबर 4 में? बताना एक बार। पार्ट 1 में रेट होते हैं, नेहा कह रही है। पार्ट 2 में रेट होते हैं। अच्छा, कई बच्चे कह रहे हैं 2 पार्ट होते हैं, कई एक, नहीं 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 इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से। सर आपके इनकम टैक्स के रेट, एक बात मुझे बताना, पहले तो मेरे को ये बताओ, इस बार बजट आया था हमारा, कब आया था इस बार बजट? इस बार का जो बजट आया था, बजट कब आया था बता दो सर। जो अभी बजट गया है, इस बार का जो बजट पेश हुआ, तो बजट कब आया था? बजट आया था हमारा 1 फरवरी 2022 को हमारा बजट आया था। फिर वो एक्ट में कन्वर्ट हुआ तो नाम पड़ गया फाइनेंस एक्ट 2022। एक बार मुझे बताना, ये फाइनेंस एक्ट 2022 ये हमें किस बार के रेट बताएगा? मतलब इस फाइनेंस एक्ट 22 में कौन से असेसमेंट ईयर के रेट लिखे होंगे? 22-23 के रेट बताएगा या असेसमेंट ईयर 23-24 के रेट बताएगा? प्रीवियस ईयर नहीं कह रहा मैं, प्रीवियस ईयर नहीं कह रहा, मतलब फाइनेंस एक्ट 2022 ये असेसमेंट ईयर 22-23 के रेट बताएगा या असेसमेंट ईयर 23-24 के रेट बताएगा? पहले मेरे को ये बताओ। तेईस 24 के, 22-23, अरे यार हर्ष नालायक हो क्या? हर्षिल छोटी बच्ची हो क्या यार? तुम एक बात बताओ, मतलब फरवरी का बजट, मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 क्या बोल रहे हो? असेसमेंट ईयर 22-23 का मतलब क्या हो गया? प्रीवियस ईयर 21-22 हो गया, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 हो गया। तो प्रीवियस ईयर 21-22, 31 मार्च 22 को मेरा साल खत्म हो गया, ठीक है जी। उन सालों, उस साल की इनकम पे क्या रेट लगेगा ये फाइनेंस एक्ट 22 बताएगा आपको? नहीं, मतलब फाइनेंस एक्ट 22 क्या बताएगा सर? हेलो भैया अंकल, क्या कर रहे हो? फाइनेंस एक्ट 22 क्या बताएगा? फाइनेंस एक्ट 22 बताएगा जो ये अप्रैल आने वाला है 22-23, इस साल में जो इनकम कमाओगे उस इनकम पर 23-24 में क्या रेट लगेगा, वही तो बताएगा सर। अरे नालायक बच्चों, नया फाइनेंस एक्ट है,
नया फाइनेंस एक्ट है, तो जो नया फाइनेंस एक्ट है वो पिछले साल की इनकम पर क्या रेट लगेंगे वो थोड़ा बताएगा, वो तो ये बताएगा जो करंट ईयर में इनकम कमाओगे उसके असेसमेंट ईयर में रेट एप्लीकेबल क्या होंगे, असेसमेंट ईयर 23-24 में रेट एप्लीकेबल क्या होंगे वो बताएगा। मतलब प्रीवियस ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24, इसके रेट जो होंगे फाइनेंस एक्ट 22 में होंगे जी। अच्छा, फाइनेंस एक्ट 22 के कौन से पार्ट में होंगे, अब मैं क्लियर कर रहा हूं। पार्ट नंबर 3 में आपके इनकम टैक्स के रेट होते हैं लेटेस्ट वाले। मैं दोबारा बोलूंगा, पार्ट नंबर 3 में इनकम टैक्स के रेट होते हैं लेटेस्ट वाले। एक बार फिर बोलूंगा, पार्ट नंबर 3 में इनकम टैक्स के रेट होते हैं लेटेस्ट वाले। एक बार फिर बोलूंगा, पार्ट नंबर 3 में इनकम टैक्स के रेट होते हैं लेटेस्ट वाले। ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 3 में अगर फाइनेंस एक्ट 22 है तो असेसमेंट ईयर 23-24 के जो रेट होंगे ना वो पार्ट नंबर 3 में होंगे। ऐसे हमारे एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 22 एप्लीकेबल नहीं है, हमारे एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 21 एप्लीकेबल है। तो फाइनेंस एक्ट 21 ने जो रेट बताए होंगे, फाइनेंस एक्ट 21 ने जो रेट बताए होंगे वो किसके बताए होंगे, वो बताए होंगे असेसमेंट ईयर 22-23 के जी। भाई फाइनेंस एक्ट 21 ने जो रेट बताए होंगे किसके बताए होंगे, असेसमेंट ईयर 22-23 रेट बताए होंगे। तो हमारे एग्जाम में जो रेट एप्लीकेबल है वो फाइनेंस एक्ट 21 वाले एप्लीकेबल है। वो जून वाले बच्चे कह रहे हैं, जून 23 वाले बच्चे, सर हमारे एग्जाम में तो फाइनेंस एक्ट 22 एप्लीकेबल है ना, तो हमारे एग्जाम में तो ये एप्लीकेबल होंगे। यस, बट मैं क्लियर कर दूं, दोनों के टैक्स रेट में कोई भी चेंज नहीं है। तो मैंने तभी आपको कहा कि घबराना मत, आपने जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। छोटी मोटी इत्तू सी अमेंडमेंट आई है वो अलग, आप अलग कर सकते हो। तो ये मत कहना कि हमारे टैक्स रेट चेंज हो गए, आंसर इज नो, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 22 बन चुका है, 21 पहले बन चुका था, दोनों में रेट ऑफ टैक्स सेम है, दोनों में रेट ऑफ टैक्स में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बट हम जो कर रहे हैं फाइनेंस एक्ट 21 कर रहे हैं, सेम फाइनेंस एक्ट 22 के अंदर भी है, तो जून 23 वाले बच्चे भी निश्चिंत होकर बैठे रहें जी। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात मुझे और बताओ जी, एक बात और बताओ। अब मैंने क्या बोला कि जो हमारा फाइनेंस एक्ट, अब मुझे बताना जी, अब जो फाइनेंस एक्ट हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल कौन सा है जी, हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट 21। जब 21 का बजट आया होगा, इसमें 4 पार्ट होंगे, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4। अब मुझे बताओ, जो फाइनेंस एक्ट 21 है, फाइनेंस एक्ट 21, उसने जो रेट बताए होंगे वो किस असेसमेंट ईयर के बताए होंगे जी, बताना मुझे। फाइनेंस एक्ट 21 ने जो रेट हमें बताए होंगे वो किस असेसमेंट ईयर के बताए होंगे, किस असेसमेंट ईयर के, बताओ मुझे। फाइनेंस एक्ट 21 ने जो हमें रेट बताए होंगे वो रेट हमें किस फाइनेंस एक्ट के बताए होंगे, बस ये बता दो जी मुझे। वो सॉरी, किस असेसमेंट ईयर के बताए होंगे, असेसमेंट ईयर 22-23 के, 22-23 के बताए होंगे। किस पार्ट में बताए होंगे, किस पार्ट में, किस पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 3। मतलब पार्ट नंबर 3 जो होता है ना फाइनेंस एक्ट का, जो पार्ट नंबर 3 होता है उसमें लेटेस्ट रेट लिखे होते हैं, जो रेट एप्लीकेबल होंगे। फाइनेंस एक्ट 21 ने असेसमेंट ईयर 22-23 के रेट बताए थे पार्ट नंबर 3 के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताओ, अब फाइनेंस एक्ट 20 की बात करो। फाइनेंस एक्ट 20 कौन से असेसमेंट ईयर के रेट बताता है, वो बताए होंगे उसने असेसमेंट ईयर 21-22 के। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो नया फाइनेंस एक्ट आता है उसमें पिछले साल के रेट क्या थे वो भी लिखे होते हैं। मतलब नए रेट तो लिखे होते हैं, जैसे मान लो फाइनेंस एक्ट 21 है तो इस साल रेट एप्लीकेबल कौन से होंगे वो भी लिखे होंगे, और पिछले साल कौन से रेट एप्लीकेबल थे वो भी लिखे होंगे। मतलब पिछले साल मतलब फाइनेंस एक्ट 20 वाले, और फाइनेंस एक्ट 20 वाले मतलब असेसमेंट ईयर 21-22, सर वो कहाँ पे लिखे होंगे, पार्ट नंबर 1 के अंदर। तो जो आप मुझे पार्ट नंबर 1 कह रहे थे ना, तो पार्ट नंबर 1 जो बताता है वो करंट ईयर के नहीं बताता, वो पिछले साल के जो फाइनेंस एक्ट, अगर मैं सिंपल सी भाषा के अंदर बोलूं, जो पिछले साल के फाइनेंस एक्ट का पार्ट नंबर 3 था वो करंट फाइनेंस एक्ट का पार्ट नंबर 1 बन जाता है। एक मिनट, कितनी अच्छी बात बोली, एक बार दोबारा बोला आपने, क्या बोला, मैंने बोला जो पिछले साल के फाइनेंस एक्ट का पार्ट नंबर 3 था वो करंट ईयर के फाइनेंस एक्ट का पार्ट नंबर 1 बन जाता है। मतलब अब इसके अंदर मैं यहाँ पे पार्ट नंबर 3 में तो लेटेस्ट रेट होंगे, और जो पिछली बार के रेट होंगे फाइनेंस एक्ट 20 वाले वो भी एप्लीकेबल, मतलब एप्लीकेबल का मतलब वो भी फाइनेंस एक्ट में लिखे होते हैं, बट वो पार्ट नंबर 1 के अंदर होते हैं। ये बात क्लियर है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब थोड़ी सी क्लैरिटी आई, अब थोड़ी सी क्लैरिटी आई। देखो छोटी छोटी बातें हैं सर, बेसिक बातें हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ एक बहुत बड़ी बात आ गई, बट ये बेसिक बातें भी समझनी जरूरी हैं। अगर इसको इग्नोर कर दोगे तो आगे जाके दिक्कत आएगी आपको।
ठीक है ना। तो काफी सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि 4 पार्ट होते हैं। पार्ट नंबर 3 में नॉर्मल रेट, करंट रेट एप्लीकेबल होते हैं अगले असेसमेंट ईयर के, और पार्ट नंबर 1 में जो पिछली बार का पार्ट नंबर 3 था वो इस बार का पार्ट नंबर 1 बन जाता है जी। बिल्कुल जी, बस आप ये लाइन याद कर लो, पिछली बार का पार्ट नंबर 3 मतलब पिछले फाइनेंस एक्ट का पार्ट नंबर 3 करंट ईयर के फाइनेंस एक्ट का पार्ट नंबर 1 बन जाता है। अब इस बार का जो पार्ट नंबर 3 है, इस बार का पार्ट नंबर 3 है, अगली बार के फाइनेंस एक्ट का पार्ट नंबर 1 बन जाएगा। अब आप मुझे खुद सोच के बताना, अब जो इस बार बजट 22 आया होगा, हाँ नहीं सोच के बोलना, इस बार का जो बजट 22 आया होगा तो फाइनेंस एक्ट 22 जो बना है उसके पार्ट नंबर 3 में हमारे रेट होंगे असेसमेंट ईयर 23-24 के। तो क्या पार्ट नंबर 1 में, उसी के पार्ट नंबर 1 में क्या फाइनेंस एक्ट 21 के जो रेट थे क्या वो भी दिए होंगे? नहीं दिए होंगे? यस दिए होंगे जी। ठीक है जी। अब बच्चा कहता है सर फिर आपने कहा था 4 पार्ट होते हैं, तो ये 4 पार्ट होते हैं तो फिर बाकी 2 पार्ट कौन से हैं? बाकी 2 पार्ट जो है पार्ट नंबर 2 में आपके टीडीएस के रेट्स होते हैं, जो चाहे वो करंट ईयर के हों चाहे वो पिछले साल के, दोनों के रेट पार्ट नंबर 2 के अंदर लिखे होते हैं। मतलब पार्ट नंबर 2 होता है टीडीएस के रेट के लिए, और पार्ट नंबर 4 जो होता है एग्रीकल्चर की इनकम को कंप्यूट करने का कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा। शायद आपने सुना होगा पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, एक मेथड होता है ना पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। तो एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड हाउ टू कंप्यूट एग्रीकल्चर इनकम, क्या टैक्सेबिलिटी होगी, वो पार्ट नंबर 4 के अंदर होता है। तो पार्ट नंबर 4 में एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें होती हैं, और पार्ट नंबर 2 में टीडीएस के रेट से रिलेटेड बातें होती हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये टॉपिक नंबर 6 पार्ट नंबर 1 रेट फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 जो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट 2021 लिख देता हूँ। ठीक है जी। तो और जो पार्ट नंबर 3 में, अच्छा यहाँ पे हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर, बात करते हैं यहाँ पे आएगा 21-22 की, यहाँ आएगा 21-22 क्योंकि हमारे एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 21 है ना, यहाँ 21-22 आ जाएगा, यहाँ असेसमेंट ईयर आएगा 22-23, यहाँ पे आपका आएगा 22-23। ठीक है जी। तो ये आपका एप्लीकेबल है दिसंबर 22 एग्ज़ाम के लिए। अगर मैं फाइनेंस एक्ट 22 की बात करूँगा, ठीक है जी, जो आपका जून 23 या दिसंबर 23 के अंदर एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे 22-23 के रेट दिए होंगे और यहाँ पे आपको 23-24 के रेट दिए होंगे, बस फ़र्क ये निकल के आएगा जी। ठीक है जी। और एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड आपका पार्ट नंबर 4, नहीं एग्रीकल्चर इनकम आपको पढ़ना नहीं है जी, एग्रीकल्चर इनकम पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। ठीक है जी। और पार्ट नंबर 3 में आपके करंट के रेट होंगे, ये बातें आपके निकल के आ रही हैं जी। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? बाकी मेरे ख्याल से ये सारी बातें मैंने को बताई दी थी कि पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं होता तो ऑर्डिनेंस पास होता है, आपके 4 सेशन होते हैं। ठीक है जी। कौन कौन सेशन होते हैं, फाइनेंस बिल कैसे फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है, फाइनेंस बिल और मेमोरेंडम में क्या फ़र्क होता है। ठीक है जी। फाइनेंस एक्ट की बातें मेरे ख्याल से सारी बातें, टैक्स हेवन हो गया, फिर आपको मतलब सर्कुलर क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन, आई थिंक ये सारी बातें हम जीएसटी के स्टार्टिंग लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ एग्रीकल्चर इनकम छोड़ सकते हो आप, एग्रीकल्चर इनकम आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है जी। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 6 निकल के आ रहा है जी। ये बेसिक बातें हैं। एक बार बस अब मुझे फटाफट से ना स्टार्टिंग से मुझे रिवीजन करवा दो जी, एक बार मुझे स्टार्टिंग से रिवीजन करवा दो, उसके बाद फिर इसको पैकअप करेंगे अपना बस। ठीक है। और इसके आपने नोटिंग करनी है, खिचड़ी पक चुकी है यार, ये सबसे बड़ा पंगा होता है। मेरे को ना पहले फ़ोटो ही क्लिक करवा देनी चाहिए, अब सारी पक गई है खिचड़ी। तो चलो एक बार मुझे फटाफट से बताओ 6 टॉपिक अब हमने कौन कौन से कंप्लीट किए हैं। तो टॉपिक नंबर 1 के अंदर भाई इनकम टैक्स किसे कहते हैं, बोलते रहो फटाफट से, बोलते रहो। तो इनकम टैक्स किसे कहते हैं, ऐसा टैक्स जो टोटल इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब इनकम 2 तरह की होती है, ग्रोस टोटल इनकम या टोटल इनकम। तो इनकम टैक्स जो है वो टोटल इनकम पर एप्लीकेबल होता है, और टोटल इनकम इज द बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी। भाई वो रेजिडेंशियल स्टेटस पर बेस होती है। तो पहले हम स्टेटस निकालेंगे, उसके बेस पे टोटल इनकम निकालेंगे, और जो आपकी टोटल इनकम निकल के आएगी उस इनकम पे फिर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से हम बातें करते हैं जी। ये हमारा टॉपिक नंबर 1 निकल के आ रहा है। फिर टॉपिक नंबर 2 के अंदर है हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम, की टोटल इनकम निकालेंगे कैसे। तो उसने कहा कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है, पहले ग्रोस टोटल इनकम निकाल लो, उसमें से आप माइनस कर दो डिडक्शंस, फिर आपकी टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। अब ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, पहले हम करेंगे 5 ऐड की इनकम, 5 ऐड की इनकम में क्लबिंग जोड़ देंगे, लॉस माइनस कर देंगे, ग्रोस टोटल इनकम माइनस में डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A और डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA।
तो ये माइनस कर दोगे टोटल इनकम आ जाएगी। अब 5 हेड हमारे कौन कौन से होते हैं? सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सैलरी स्टार्ट होगा सेक्शन 15 टू 17, हाउस प्रॉपर्टी 22 से लेकर 27, पीजीपी 28 से लेकर 44 डीबी, कैपिटल गेन 45 से लेकर 55 ए, अदर सोर्स 56 से लेकर 59। तो ये हमारे 5 हेड हैं, प्लस में क्लबिंग, माइनस में लॉस, आपकी जीटीआई, माइनस में डिडक्शन, तब जाके आपकी टोटल इनकम यहाँ पे निकल के आ चुकी है। ये हमारा टॉपिक नंबर 2 था। फिर टॉपिक नंबर 3 में आपकी टोटल इनकम कितनी तरह की होती है? तो इनकम 2 तरह की होती है, एक तो नॉर्मल इनकम होगी, एक आपकी स्पेशल इनकम होगी। तो नॉर्मल इनकम तो नॉर्मल आपकी जो नॉर्मल बिजनेसमैन की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ये सारी नॉर्मल इनकम है। स्पेशल इनकम मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वेदर 112 और 112 है। कैजुअल इनकम आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है। ये सारे के सारे स्पेशल इनकम निकल के आ गए। अब ये बाइफर्केशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अलग अलग इनकम पे अलग अलग रेट एप्लीकेबल होते हैं। नॉर्मल इनकम में नॉर्मल रेट लगेंगे, स्लैब रेट लगेंगे, और स्पेशल इनकम में स्पेशल रेट लगेंगे। तो स्पेशल रेट फॉर एग्जांपल एलटी सीरी 112 20%, एलटी सीरी 112 है 1 लाख एग्जाम है, 1 लाख के बाद 20% टैक्सेबल, एसटी सीरी 111 है 15% टैक्सेबल, कैजुअल इनकम 30%। तो ये सारे स्पेशल रेट होते हैं। तो इसलिए हमने बाइफर्केशन किया, इनकम कौन कौन सी है उसके बेस पे बाइफर्केशन करेंगे, आपके टैक्स रेट हमारे कौन कौन से हैं। फिर आपके रेट हमें दिए कहाँ पे होंगे? नॉर्मल रेट आपके फाइनेंस एक्ट में दिए होते हैं, और स्पेशल रेट जो होते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में गिवन होते हैं। बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद फिर टॉपिक नंबर 6, आपके फाइनेंस एक्ट में पार्ट कितने होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 1 में पिछले फाइनेंस एक्ट के रेट होते हैं। इस फाइनेंस एक्ट के जो नए रेट होंगे अगले असेसमेंट ईयर वाले, वो पार्ट नंबर 3 के अंदर होंगे। मतलब पिछली बार का पार्ट नंबर 3 इस बार का पार्ट नंबर 1 बन जाता है, इस बार का पार्ट नंबर 3 अगली बार का पार्ट नंबर 1 बन जाता है। पार्ट नंबर 2 में टीडीएस के रेट होंगे, और पार्ट नंबर 4 में एग्रीकल्चर इनकम कंप्यूट कैसे करेंगे उससे रिलेटेड बातें जो होती हैं वो पार्ट नंबर 4 के अंदर होती हैं। ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं जी। तो बस ये बेसिक बातें हैं। बाकी कल की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, और कल से मैं आपको निकालना सिखाऊंगा हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम, हाउ टू कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, वेदर इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी। बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा सर, डेप्थ नॉलेज देके चलूंगा। अगर आपने एग्जीक्यूटिव में नहीं भी पढ़ा, आपको लग रहा है आपको टैक्स निकालना आता है, अगर बोलूंगा ना आपको टैक्स निकालना आता है, सारे बच्चे बोलेंगे हाँ निकालना आता है। कल आप मुझे निकाल के दिखाना, ठीक है? तो कल आपने मुझे ना, मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे को टैक्स निकाल के दिखाना है। आपको पता है मुझे सरचार्ज, आप कह रहे हो सरचार्ज हमें आता है, तो आप मुझे सरचार्ज भी निकाल के दिखा देना। मुझे पता है आप कह रहे हो सर हमें एमआरबी निकालना आता है, अब आप मेरे को एमआरबी निकाल के दिखा देना। मुझे पता है आपको सारा कुछ रिबेट के बारे में पता है, आप मुझे वो भी निकाल के दिखा देना। कल से मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा। भाई आपको यही तो है ना, चैप्टर नंबर 1 मजबूत है हमारा, यस हमने किया हुआ है, इसमें से कुछ भी पूछ लें। तो कल से हमारी जर्नी स्टार्ट होनी है जी। कल से हम देख लेंगे आपको क्या आता है और क्या नहीं आता जी। आप निकाल के दिखा देना जी, आप मेरे को टैक्स निकाल के दिखा देना, रिबेट निकाल के दिखा देना, सरचार्ज, एमआर, सारी बातें जो आपको आती हैं। कल से जर्नी स्टार्ट करेंगे, कल से देखेंगे कितना आता है और कितना नहीं आता। मैं क्वेश्चन दूंगा, समझाने के बाद आप मुझे आंसर देते रहना जी। अरे नालायक बताऊंगा मैं बेसिक सही, उसकी आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दो सर, वो आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। बट मैं आपको बस ये फाइंड आउट कराना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलतियां करते हैं। वो गलतियां हमें प्रोफेशनल लेवल पे नहीं करनी, क्योंकि मैंने कहा ना लास्ट स्टेज है बस, इसके बाद सीएस है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का। तो पूरी जान जो लगानी है वो इसी लेवल पे लगानी है जी। सर मुझे सच में कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं राखी, ऐसे मत बोलो। आईसीएसए वाले देख रहे हैं राखी, वो कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव क्लियर है बच्चे का, और ये कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं आता, वो आपकी शीट दोबारा चेक करने बैठ जाएंगे। सर कौन सा चैप्टर? वही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स जी। हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे, बेसिक वाला जी। चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्टिंग करेंगे जी। इंक्लूडिंग कस्टम कब तक खत्म हो जाएगा? होपफुली 31 अगस्त, 31 अगस्त तक। मेरा पिछला बैच 26 अगस्त को खत्म हुआ था, ये वाला बैच 31 अगस्त या 2-3 सितंबर लगा लो जी। ठीक है, मतलब आपको पूरे सितंबर अक्टूबर, मतलब 3 महीने में आपके हाथ में दूंगा कि ये 3 महीने आप पकड़ लो, अब तैयारी करो इसकी जी। ठीक है जी, चलो इसकी फटाफट से, हाँ इसकी फटाफट से पहले फोटो क्लिक करो जल्दी। शाबाश 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 शाबाश, बात नहीं करनी, बात नहीं करनी। लोरी लेक्चर नंबर 2, इसकी फोटो क्लिक करो जल्दी। वेलापंथी रखते हैं जी, वेलापंथी सेशन रखते हैं।
रिवीजन आपकी अक्टूबर नवंबर में आएगी जी। इसकी फोटो क्लिक करो पहले, ये लो। रिकॉर्डिंग लेटेस्ट या कस्टम, देखते हैं जी। अभी पहले हम पूरा ध्यान इनकम टैक्स पे लगाएंगे जी। अभी कस्टम कुस्टम आपको देखना नहीं है। अगर कस्टम पे टाइम लगाने की सोच रहे हो, इससे बढ़िया आप जीएसटी की रिवीजन कर लो, ठीक है ना। 10 नंबर के लिए इतनी होड़ मत मचाओ। 10 नंबर नहीं, 1 नंबर भी जरूरी है, बट जो पहले अर्जेंट है जीएसटी की रिवीजन पहले वो करो उसको अच्छे से। प्रोफेशनल की रिवीजन क्लास अलग से होंगी। जो टॉपिक बिल्कुल डिट्टो सेम होंगे उनके तो सेम ही होंगी, जो अलग से होंगी उसकी मैं अलग से ही कराऊंगा जी। जल्दी फोटो क्लिक करो फटाफट से जी। लो जी, ठीक है जी। तो बस ये टॉपिक आपने कल लिख के आने हैं। फिर कल की क्लास में चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट कर देंगे। उसका पीडीएफ मैं आज शाम तक आपके ग्रुप में डाल दूंगा जी। चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ जो है आज शाम तक आपके ग्रुप में आ जाएगा जी। तो उसकी वजह से हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल बेसिक चैप्टर आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर ही पढ़ा हुआ है, बट मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपने एग्जीक्यूटिव में क्या पढ़ा और कितना पढ़ा है, ठीक है जी। अरे नमन प्रोमिस है यार, जान ले लो मेरी यार। तुम मांग भी क्या रहे हो, प्रोमिस मांग रहे हो, जान दे दूं पक्का। नमन प्रोमिस पक्का, वादा रहा प्यार से प्यार का, ठीक है। चलो जी, बाकी मुलाकात करेंगे फिर कल की क्लास में सेम टाइम 11 बजे सेम जगह लाइव चैप्टर नंबर 1 के साथ। बेसिक बातें हमारी हो चुकी हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो, खुश रहो। पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, उनकी रिस्पेक्ट करो, चेहरे पे स्माइल रखो हमेशा। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय जी।